नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। चुनाव 2024 का रणक्षेत्र तैयार है। हिमालयी सरहद और चारधाम वाला अपना उत्तराखंड पहले ही चरण में अपना फैसला ईवीएम के हवाले कर देगा। 5 सीटों वाला ये प्रदेश पिछले 2 चुनावों से सारे सांसद भाजपा को दे रहा है। वैसे विधानसभा चुनावों में यहाँ की जनता सत्ता को बिल्कुल रोटी की तरह सेकती रही है, यानी पलट पलट के दोनों तरफ से बराबर। लेकिन पिछली बार इस चलन को भी तोड़ते हुए जनता ने दोबारा सरकार बनाने का हुक्म भाजपा को ही दिया। इस दौरान हिंदू बहुल अपने प्रांत में समान नागरिक संहिता सहित ध्रुवीकरण के भी खूब प्रयास हुए। अब भाजपा हर सीट पर बढ़त बनाने की हुंकार भर रही है और उसके इस आत्मविश्वास के पीछे 2 बड़े फैक्टर हैं। एक तो राम का नाम जो स्वयं राम से बड़ा है, और दूसरा वो नाम जिसकी ब्रांडिंग यत्र तत्र सर्वत्र है, यानी हमारे ओमनी प्रेजेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम। लेकिन दिलचस्प है कि चुनावों में सारा फोकस बस नामों पर ही है, कामों पर नहीं। क्योंकि काम पर अगर फोकस होता तो बढ़ती महंगाई, घटती नौकरियां, लीक होते पेपर, मारी जाती अंकिता जैसी बेटियां और लगातार फिसलती जा रही पहाड़ की जमीन को बचाने वाले भू कानून जैसे तमाम अहम सवालों से घिरी सरकार कुछ तो सहमी हुई नजर आती। दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, जो इनमें से किसी भी मुद्दे को भुना नहीं सकी, लेकिन फिर भी एंटी इनकम्बेंसी और सिर्फ मोदी नाम के भरोसे बैठे सांसदों की निष्क्रियता से छिटकने वाले मतदाताओं से उम्मीद लगाए बैठी है। इसी भरोसे कांग्रेसी दम भर रहे हैं कि इस बार उनके न सिर्फ वोट बढ़ेंगे, बल्कि उत्तराखंड में 1 दशक का सूखा भी वो खत्म कर पाएंगे। बहरहाल हार जीत के समीकरण को 19 अप्रैल के लिए ही सुरक्षित रखते हैं। फिलहाल चलते हैं राजनीति की एक दिलचस्प इतिहास यात्रा पर। 12 मासा की 5 एपिसोड्स की इस विशेष सीरीज में हम एक एक कर आपको उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के इतिहास से टहलाते हुए वर्तमान तक का सफर करवाएंगे। तो शुरुआत करते हैं गंगा यमुना के मायके वाली टिहरी की राजसी सीट से। अगर कहा जाए कि भारत में विलय के बाद भी टिहरी राजघराना आज तक टिहरी में राज कर रहा है, तो ये बात पूरी तरह से गलत भी नहीं होगी। आज़ादी के बाद के 2 उपचुनाव मिलाकर यहाँ कुल 19 चुनाव हुए, जिनमें से 12 बार टिहरी से राजा या रानी ही जीते हैं। 2 बार झटके जरूर लगे। कई बार ये भी हुआ कि जब वो खुद लड़ नहीं रहे थे तो लड़ा रहे थे और जिता रहे थे। दूसरे पूर्व राजाओं से यहाँ की राजशाही काफ़ी अलग है। यहाँ राजा साक्षात बद्रीनाथ का वो रूप है जो मूर्ति की तरह खामोश नहीं बल्कि इंसानों की भाषा बोलता है। यहाँ राजा को बोलांदा बद्री कहा जाता है। आज़ाद भारत में भी यहाँ राजा का बाकायदा राज्याभिषेक हुआ था। देश आज़ाद होकर गणतंत्र बना, लेकिन टिहरी में रियासत की सियासत जारी रही। भारत में विलय से पहले राज परिवार जहाँ अपनी संपत्तियों का हिसाब लगा रहा था, वहीं आगे की सियासत पर भी मंथन चल रहा था। 1952 में पहले राजा मानवेंद्र शाह का चुनाव में न उतरने का मन बनाना और फिर राजमाता कमलेंदुमती का निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना और जीतना राज परिवार की एक सोची समझी रणनीति थी। क्योंथल की राजकुमारी के रूप में अभावों का सामना कर चुकी कमलेंदुमती जब टिहरी राजघराने में बहन इंदुमती के साथ साझी गृहस्थी बसाने पहुंची, तो वो एक अलग शख्सियत थी। राजा नरेंद्र शाह पर शराब पीकर पिस्तौल तान देने वाली वही महिला जब राजमाता होते हुए सांसद बनती हैं, तो आगे की कहानी में उनका एक अलग ही रूप सामने आता है। जनहितैषी, विदुषी, कानूनविद, दानी, त्याग करने वाली और जनता के लिए सहज सुलभ उपलब्ध एक राजमाता। अपने सगे बेटे से पहले जन्म लेने वाले सौतेले बेटे मानवेंद्र शाह और उनकी सगी माता के लिए कमलेंदुमती के त्याग की बातें भी इतिहास में दर्ज होती हैं। इतिहास में यह भी दर्ज होता है कि उन्होंने अपने पति यानी महाराज के समक्ष श्रीदेव सुमन का पक्ष मजबूती से रखा था। जनाधिकारों के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारियों, प्रजामंडल के योद्धाओं और कम्युनिस्टों पर बोलांदा बद्री के प्रतिनिधि के तौर पर राजमाता की ये छवि भारी पड़ी। रियासत की रणनीति से विधानसभा में भी राज परिवार के प्रतिनिधि जीते। विमेन एंड चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन बिल 1954 और महिलाओं की अनैतिक देह व्यापार पर प्रतिबंध बिल 1957 पास करवाकर उन्होंने बतौर लॉ मेकर एक अलग छवि बनाई। अपनी छोटी बहन रानी इंदुमती शाह के नाम पर इंदुमती अंध शिशु शरणालय सोसाइटी और ससुर के नाम पर ट्रस्ट और विद्यालय खोलने के साथ ही अपनी संपत्ति दान कर उन्होंने राज परिवार के बारे में लोगों की धारणा बदली। 1957 में पद्म भूषण सम्मान उनके नाम से राज परिवार के पास आया। अपनी राजनीतिक विरासत भी राजा मानवेंद्र शाह को सौंपने के बाद वो कभी विदेश, कभी कौडियाला और कभी देहरादून के अपने आश्रयों में दान पुण्य करती रही।
जीवन भर एक सन्यासी सा जीवन बिताने वाली राजमाता ने राजघराने के प्रति जनता के मन में जगह बनाने में बड़ा योगदान दिया। हो सकता है कि राजमहल की ऊंची दीवारों पर समय ने कुछ और भी दर्ज किया हो, लेकिन ज्ञात इतिहास में यही सब है। कांग्रेस ने भी मान लिया था कि गढ़वाल की ये सीट राज परिवार की ही रहेगी। दूसरी, तीसरी और चौथी लोकसभा में राजा मानवेंद्र शाह ही टिहरी सीट से सांसद रहे। इंदिरा गांधी का साथ न छोड़ते तो 1971 में उन्हें परिपूर्णानंद पैन्यूली से हार का सामना नहीं करना पड़ता। इस सदमे के बाद राजा मानवेंद्र शाह ने दूसरी पारी 20 साल बाद एक भाजपाई बनकर शुरू की और फिर जब तक उनकी सांसें चली वे टिहरी से सांसद बने रहे। उनकी मौत के बाद कुछ समय के लिए टिहरी सीट कांग्रेस के पास जरूर गई, लेकिन 2012 के उपचुनाव में उनकी पुत्रवधू माला राज्य लक्ष्मी शाह ने राज परिवार की तरफ से मोर्चा संभाला और तब से आज तक वही टिहरी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इस बार भी वही मैदान में है। राजनीतिक दलों के लिए भी ये सीट राज परिवार को देना फायदे का सौदा ही रहा है। एक तो उनके लिए चुनावी खर्चे और फौज फाटे की चिंता नहीं करनी होती, दूसरे टिहरी का राज परिवार किसी पद का तलबगार भी नहीं रहा। लेकिन राज परिवार से आने वाले सांसद हमेशा एक जैसे रहे हों ऐसा भी नहीं है। राजमाता कमलेंदुमती के द्वार लोगों के लिए हमेशा खुले होते थे। उनमें राजसी हनक नहीं थी। संसद के इतिहास में एक कानूनवेत्ता के रूप में भी उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया। लेकिन उनके बाद राज परिवार के खाते में कुछ खास दर्ज नहीं हुआ। हिमालय प्रदेश के पूर्व महाराज या महारानी ने अपने क्षेत्र को कोई बड़ा तोहफा या संसद में कोई बड़ा विजन नहीं दिया। 1962 के युद्ध के बाद पहाड़ में सड़कों का जो नेटवर्क बना वो भी राष्ट्रीय नेतृत्व की सोच ही थी। हाँ, कुछ ब्लॉकों में बनी सड़क जरूर राजा के खाते में जा सकती हैं। इसके अलावा न तो राजा जनता के लिए सहज सुलभ रहे और न वर्तमान महारानी, बल्कि सहजता के उलट राजा की हनक के कई किस्से मशहूर रहे। उनके चुनाव संयोजक रहे संघ के एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि 2004 में राजा का जैसे तैसे टिकट फाइनल हुआ तो ऋषिकेश में जुलूस निकला। लोग जय देव शाह के नारे लगा रहे थे। राजा से कहा गया कि आप भी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करें, तो उन्होंने हाथ जोड़ने के बजाय जवाब दिया कि इस जनता को तो सब कुछ मैंने ही दान में दिया है। लोकतंत्र में राजा का नजरिया यही था। बिना सिफारिश टिहरी हाउस पहुंचना उनके समय भी बेहद मुश्किल था और वर्तमान सांसद से भी लोगों की यही शिकायत है कि वो 5 साल में बस एक बार दिखती हैं, मिलना तो बहुत दूर की बात। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि इतनी अकड़ के बाद भी राज परिवार हमेशा आखिर चुनाव कैसे जीत जाता है। इसके कुछ मोटे मोटे कारण गिने भी जा सकते हैं। पहला तो उनका बुलांदा बद्री होना, दूसरा उत्तराखंड का सवर्ण स्टेट होना, तीसरा सांसद निधि के काम में कमीशन न मांगना, हालांकि ये अलग बात है कि ये सांसद निधि खर्च कितनी होती है, चौथा कोई चारित्रिक दोष न होना। फिर मानवेंद्र शाह की इस बात के लिए भी ख्याति थी कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। और मौजूदा सांसद के जीतने का तो सबसे बड़ा कारण पिछले 1 दशक से वही है जो यहाँ के तमाम अन्य सांसदों का है, यानी ब्रांड नरेंद्र मोदी। बहरहाल टिहरी सीट की इस इतिहास यात्रा में अब जिक्र करते हैं उस दौर का जब ये सीट राजशाही की गिरफ्त से बाहर निकली। ऐसा पहला मौका था साल 1971। उस साल जब इंदिरा गांधी ने 26वें संविधान संशोधन के जरिए प्रीवी पर्स खत्म किए तो टिहरी राज्य के विलय पर दस्तखत करने वालों में से एक परिपूर्णानंद पैन्यूली को राजा के सामने खड़ा किया गया। हिल स्टेट्स काउंसिल के अध्यक्ष रहे और प्रजामंडल आंदोलन के दौरान राजा को चुनौती देकर जेल तोड़ने वाले परिपूर्णानंद ने राजा को करारी शिकस्त दी। पैन्यूली जनता के बीच रहते थे, उनके मुद्दे उठाते थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी उपलब्धि उनके नाम भी नहीं रही। इस बीच आपातकाल ने देश की हवा बदल दी। साल 1977 में टिहरी से बीकेडी के 53 सिंह ने कांग्रेस के हीरा सिंह बिष्ट को हराकर संसद की राह पकड़ी। 4 बार के विधायक 53 सिंह भी प्रजामंडल के लड़ाके रहे थे और मोलू भरदारी नागेंद्र सकलानी के बाद उनका मोर्चा भी संभाल चुके थे। साल 1980 में वे फिर कांग्रेसी बनकर संसद पहुंचे। 8वीं और 9वीं लोकसभा के लिए कांग्रेस के टिकट पर चुने गए ब्रह्मदत्त के बारे में कहा जाता है कि राज परिवार का हाथ उनके सर पर था। विकासनगर निकाय के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति और प्रदेश में मंत्री रहे ब्रह्मदत्त केंद्र में भी पेट्रोलियम मंत्री बने और उन्होंने वाणिज्य और वित्त भी देखा। वे योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति में भी थे। विद्युत सब स्टेशन खुलवाने में उन्होंने खूब रुचि ली। कहा जाता है कि लाभार्थियों से लाभ लेने की कला उन्हें खूब आती थी। वोटर बसाओ बेस बढ़ाओ फॉर्मूला सबसे पहले उन्होंने ही आजमाया। उनके बाद राजा मानवेंद्र शाह फिर से फ्रंट फुट पर आए और भाजपाई के रूप में 10वीं से 14वीं लोकसभा तक लगातार सांसद बने रहे। साल 2007 में उनके निधन के बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने पहाड़ के दिग्गज नेता रहे हेमवती नंदन बहुगुणा की विरासत का सहारा लिया। विजय बहुगुणा साल 1998 से ही दांव लगा रहे थे, जो इस बार कामयाब हुआ। उनके खिलाफ पहली बार मैदान में उतरे नए राजा मनुजेंद्र शाह एक हार के बाद ही चुनावी राजनीति से किनारा कर गए।
साल 2009 का आम चुनाव भी बहुगुणा फिर इसी गणित से जीते। जौनपुर और प्रतापनगर के लोगों को ओबीसी कैटेगरी में लाना और टिहरी को इंजीनियरिंग कॉलेज देना उनके खाते में जाता है। उन्होंने एक ब्राह्मण नेता की छवि से भी राजनीति में टिके रहने की कोशिश की। साल 2012 में उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने उनके वारिस के रूप में टिहरी से साकेत बहुगुणा को उतारा, लेकिन राज परिवार से माला राज्य लक्ष्मी शाह ने चुनौती देकर उनका सारा खेल बिगाड़ दिया। केदारनाथ आपदा घोटाला, बहुगुणा की खानदानी सियासत और बतौर मुख्यमंत्री उनकी परफॉर्मेंस, कुछ तो था जो जनता ने कहा कि इससे तो राजशाही का लोकतंत्र ही भला। इस तरह देखें तो टिहरी सीट पर एक तरफ राजशाही की वंशावली दिखती है तो दूसरी तरफ क्रांतिकारियों की विरासत। बल्कि टिहरी का क्रांतिकारी इतिहास पढ़ने के बाद तो कई बार ख्याल आता है कि आज भी चांदनी रात में श्रीदेव सुमन, नागेंद्र सकलानी, मोलू भरदारी और तिलाड़ी कांड के तमाम शहीदों की आत्माएं टिहरी झील की सतह पर उतरकर एक के बाद एक सवाल उछाल रही हों। प्रजामंडल के सैकड़ों लड़ाके अंतर्नाद कर रहे हों कि वन और जन के लिए हमारी तड़प को इस ठंडी झील की तलहटी से निकालो, इन्हें जन जन में बांट कर हमें मुक्ति दिलाओ। जिस लोकतंत्र में जल, जंगल, जमीन सब लोग के होते हैं वो हासिल कर चुके हो क्या? ये झील और गंगा तुम्हारी बपौती है क्या? तभी कुमुदानंद बुघाना, हरिदत्त शर्मा, गुमानी, ज्वालाराम, अजब राम मनोरथ, मोक्ष मंडल जैसे चारणों की पार्टी बुलांदा बद्री के गीत इतने जोर से गाने लगती है कि पहली आवाज़ें कहीं दबने लगती हैं। फिर लगता है आखिर सब कुछ तो लोकतांत्रिक ढंग से ही हो रहा है। तब ये कल्पना टूटती है और एहसास होता है कि शायद ऐसा ख्वाब भी नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, इतिहास पढ़ने पर अक्सर ऐसा हो जाता है। और टिहरी का इतिहास तो रहा भी एकदम अलहदा है। एक पूरे शहर और दर्जनों गांवों के लोग अपनी ज़मीन छोड़कर देहरादून, हरिद्वार में बस जाने को विवश हुए। क्या अपनी पैतृक भूमि के लिए उनका मोह समाप्त हो गया होगा? और क्या 100 कमरों के 200 साल से भी पुरानी बुनियाद वाले महल पर राजा को भी कोई मोह रहा होगा? राजा के पास न तो महलों की कमी है, न ज़मीन की, न जंगल की। फिर ऐसी प्रजा भी कहाँ मिलेगी जो आज भी सर झुकाकर जयदेव शाह बोलते हुए उन्हें बद्रीनाथ मानकर पूछती हो? बहरहाल, अभी इतिहास से निकलकर वर्तमान में आते हैं। इस बार टिहरी के चुनाव में 2 खास बातें नजर आ रही हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते करते सरकारी नौकरियों में भाई भतीजावाद और नौकरियां बेचने वालों के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने वाले एक आम गरीब युवक बॉबी पंवार सुर्खियों में है। वो बेरोजगारों की फौज के साथ मैदान में आ डटे हैं। एक बार जेल भी हो आए हैं और मुकदमे भी झेल रहे हैं, लेकिन अब नेताओं वाले खेल भी खेलने लगे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल जैसी क्षेत्रीय ताकतें उनके पीछे खड़ी हो गई हैं। अंकिता हत्याकांड और भू कानून जैसे प्रांतीय मुद्दों के लिए संघर्षरत युवा और कुछ पुराने आंदोलनकारी भी उन्हें हौसला दे रहे हैं। कांग्रेस को भी कुछ लोगों ने सलाह दी थी कि इस युवक की पीठ पर अपना बस्ता भी लाद दो, शायद तुम भी बैतरणी पार हो जाओ। लेकिन बात बनी नहीं। इस युवा के नामांकन के दिन देहरादून में जो अप्रत्याशित भीड़ दिखी, उसने भी सभी का ध्यान खींचा है। टिहरी सीट की दूसरी खास बात है उत्तराखंड नौकरी घोटाले का कथित सरगना हाकम सिंह। वो भी इसी क्षेत्र से है। पंचायत स्तर से अपनी राजनीति शुरू करने वाला हाकम सिंह बहुत तेजी से मुख्यमंत्री समेत तमाम बड़े नेताओं और अफसरों का करीबी बन गया। उसने न सिर्फ नौकरियां बेचकर करोड़ों कमाए, बल्कि राजनीतिक हैसियत भी बना ली थी। खासकर मोरी और पुरोला में लोग कहते थे हाकम मतलब नौकरी की गारंटी। अब हाकम के पास भी समर्पित लोगों की एक फौज तो है ही, और ये फौज किसका साथ देगी ये बताने की जरूरत नहीं है। टिहरी के कुरुक्षेत्र में जो सज्ज चतुरांगिणी सेनाएं हर कोने से नजर आ रही हैं, वो देश की सबसे बड़ी पार्टी और टिहरी रियासत की हैं। यहाँ सेनापति राजघराने की मर्यादा माला राज्य लक्ष्मी शाह हैं। देश की सबसे बड़ी और सबसे संपन्न पार्टी की उम्मीदवार के तौर पर करीब 200 करोड़ से अधिक की निजी मिल्कियत वाली रानी के पति महाराज अरबों के मालिक हैं। टिहरी हाउस नाम का दिल्ली का महल और नरेंद्र नगर के राजमहल के अलावा प्रतापनगर, देवप्रयाग, ऋषिकेश समेत कई जगह उनकी करोड़ों की संपत्ति है। अकेले नरेंद्र नगर में ही 315 हेक्टेयर से अधिक तो वन भूमि भी है, जिसकी कीमत 5 साल पहले मात्र 20 करोड़ लिखी गई है। राजा रानी के करीब 50 बैंक खाते हैं, गाड़ियों का काफिला है, भक्तों और सेवकों की फौज है। आखिर क्या नहीं है? ऊपर से भाजपा और संघ ने चुनाव से पहले ही प्रतिपक्ष के कई क्षत्रप रानी शरणम कर दिए हैं, लिहाजा उनकी दावेदारी सबसे जोरदार तो है ही। दूसरी तरफ कांग्रेस की टुकड़ियां छोटे छोटे मोर्चे बनाकर खड़ी हैं। युद्ध से पहले ही शिविर भेद से सेना नायक जोत सिंह गुनसोला मूंछ मरोड़ते हुए भी असहज दिख रहे हैं। पार्टी में निर्विवाद हैं, इसलिए पुराने साथियों को कुछ सक्रिय जरूर कर पा रहे हैं। मसूरी तो उनकी अपनी सीट है। धनोल्टी में भी आपके पुराने प्रत्याशी समेत कुछ लोगों को उन्होंने जोड़ा है। अचानक मैदान में उतरने का हुक्म हुआ, फिर भी कुनबा और संसाधन जुटा रहे हैं।
विश्लेषक भी मान रहे हैं कि गुनसोला हैं तो कांग्रेस कुछ आगे बढ़ सकती है। नया लड़ाका बॉबी पंवार भी मैदान में है और यहां से वहां तक अपनी छोटी सी टुकड़ी को दौड़ा रहा है। सामने भाजपा का चक्रव्यूह तो है ही, दूसरी टुकड़ियां भी उसे कौतूहल के साथ देख रही हैं। इस एकदम नए किस्म के नए लड़ाके को लोगों की सद्भावनाओं का सहारा है। यहाँ कौरवों पांडवों से तुलना करना और कृष्ण की कल्पना करना कुछ अनुचित होगा। चुनाव की घोषणा होते ही पहले से तैयार भाजपा की हुंकार फुंकार और शस्त्रों की टंकार शुरू हो चुकी है। गेरुआ झंडे, पोस्टर, बैनर, स्टिकर हर तरफ नजर आ रहे हैं। पता चल रहा है कि कांग्रेस के खाते फ्रीज है। सीधे शब्दों में कहें तो प्रचार युद्ध में अभी तो भाजपा ही भाजपा है, चप्पा चप्पा भाजपा स्टाइल। स्टार प्रचारकों के हेलीकॉप्टर और गाड़ियों के काफिले भरपूर हैं। योगी, मोदी समेत तमाम दिग्गजों की हुंकार का जवाब देने के लिए यहां राहुल, प्रियंका, खड़गे आदि उत्तराखंड को कितना समय और संसाधन दे पाएंगे पता नहीं। बहरहाल अब नजर दौड़ाते हैं आंकड़ों पर। 2009 से अब तक की बात करें तो भाजपा जहां 2009 में 35.8% से बढ़कर 2019 में 64.8% पर पहुंच गई, वहीं कांग्रेस 45.1 से घटकर 30.6% पर आ गई। विधानसभा में भी भाजपा 2012 के 33.7 के मुकाबले 2022 में 48.6 पर पहुंच गई है। कांग्रेस भी 35.3 से 36.7 तक बढ़ी, लेकिन सीटों में बदलाव नहीं हुआ। 2019 में टिहरी से कांग्रेस प्रत्याशी प्रीतम सिंह थे और वे सिर्फ अपनी विधानसभा सीट पर ही बढ़त ले पाए थे। बाकी 13 क्षेत्रों में कांग्रेस बुरी तरह हारी थी। दोगुने से ज्यादा वोटों के अंतर से उन्हें हराने वाली रानी को वे इस बार चुनौती देने का भी साहस नहीं कर पाए। चुनावी आकलनों में गहरी दिलचस्पी लेने वाले अपने दर्शकों के लिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और 3 जिलों में फैली इस लोकसभा सीट की सभी 14 विधानसभाओं को एक एक कर परखते हैं कि कौन सा मैदान कितना समतल है, कहां खाइयां खोदी गई हैं और आखिरी समर से पहले दुश्मन के खेमे में किसने कितनी सेंधमारी की है। तो शुरुआत करते हैं उत्तरकाशी से। गंगोत्री से कांग्रेसी क्षत्रप विजयपाल सजवाण अपने कारोबारी हितों के लिए दल बल समेत ऐन मौके पर भगवा रंग में रंग चुके हैं। इससे भाजपा विधायक सुरेश चौहान कुछ असहज तो लग रहे हैं, लेकिन पार्टी ने बूथ मैनेजमेंट के लिए इसे जरूरी माना है। वैसे पार्टी के लोग ही कह रहे हैं कि 2000 वोट का इजाफा भी मुश्किल है, बल्कि इस दल बदल का कुछ नेगेटिव असर भी हो सकता है। अब नाराज लोगों में से कितने बॉबी को खुश करेंगे पता नहीं, लेकिन कांग्रेस को कोई लाभ यहां से होता नहीं दिखता। उत्तरकाशी में चेयरमैन रमेश चौहान और प्रकाश रमोला भी भगवा हो चुके हैं। गंगा घाटी में बॉबी पंवार को लोग अभी इतना नहीं जान रहे, लेकिन पुरोला और यमुनोत्री में युवकों की टीमें दिख रही हैं। भाटिया गांव और मंजाली में तो लोगों ने बाकायदा पंचायत कर बॉबी को जिताने का संकल्प लिया है। पहली बार मैदान में उतरे बॉबी के लिए बड़कोट की सभा भी हौसला देने वाली है। कांग्रेस के पास दीपक बिजलवाण मोर्चे पर दिख रहे हैं। केदार सिंह अपनी भाजपा का मोर्चा संभाले हुए हैं और निर्दलीय विधायक संजय डोभाल भी सरकार के करीब दिख रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार शहर के बजाय गांव के लोग रानी से ज्यादा नाराज लग रहे हैं। पुरोला के ग्रामीण क्षेत्र में भी बॉबी के मुद्दे असर डालते दिख रहे हैं। क्षेत्र के चर्चित नेताओं में विधायक दुर्गेश के साथ ही राजेश जमाठा और उधर राजकुमार भी भाजपा के प्रचार में जुटे हैं। पूर्व विधायक मालचंद एक बार फिर भाजपा में आ गए हैं, लेकिन ये उल्लेखनीय बात नहीं रही। उल्लेखनीय बात यह है कि भर्ती घोटालों में बंद हुए हाकम सिंह से उपकृत लोग भी यहां आभार व्यक्त करने की मुद्रा में हैं। अब जौनसार बावर होते हुए देहरादून की तरफ बढ़ें तो चक्राता में प्रीतम सिंह और विकासनगर में मुन्ना सिंह चौहान बॉबी के आने से असहज हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे से ज्यादा इन दोनों को ही अपनी विधानसभा सीट की चिंता है। आखिर 5.8 लाख एसटी वोटों में सेंधमारी का जो खतरा है। बॉबी भी चक्राता से हैं और उनकी बेरोजगार सेना यहां सक्रिय है। प्रीतम को यहीं से अपने बेटे का भविष्य बनाना है और मुन्ना चौहान अपनी सीट मजबूत रखने के साथ ही अपनी पत्नी की सियासत के लिए भी फिक्रमंद है। कहा तो यह भी जाता है कि जब इन दोनों की चिंताएं एक जैसी हो जाती हैं तो घाटा किसी तीसरे शख्स को ही होता है। बहरहाल मुन्ना चौहान परिवार और नवप्रभात समय से प्रचार में जुट गए हैं। प्रीतम सिंह को सक्रिय होने में थोड़ी देर लगी, लेकिन पुराना मैदान है और वो पुराने खिलाड़ी हैं। नवप्रभात के पुराने और मजबूत साथी पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष नीरज अग्रवाल भी अपने व्यापारी मित्रों के साथ भाजपा के खेमे में जा चुके हैं। सहसपुर विधानसभा सीट भाजपा के सहदेव पुंडीर की है। कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल भी उनके खेमे में जा चुकी हैं, लेकिन आर्येंद्र शर्मा अपना खेमा मजबूत करने की जद्दोजहद में दिख रहे हैं। इस बार बसपा यहां वोट नहीं काटेगी, ये सोचकर कांग्रेस यहां से बढ़त की उम्मीद पाले हुए है। यहां फिलहाल तीसरा कोना कमजोर दिख रहा है। इन 3 सीटों समेत देहरादून जिले के 7 विधायक टिहरी संसदीय क्षेत्र में आते हैं।
हर क्षेत्र में भाजपा ने कई कार्यकर्ता चुनावी व्यवस्था में लगाने के लिए कांग्रेस से छीन लिए हैं। राजधानी और आसपास रहने वालों को काम भी खूब कराने होते हैं, इसलिए सरकार के साथ हो ही लेते हैं। रायपुर में 30,000 से ज्यादा के अंतर से जीते उमेश शर्मा काओ हर वक्त अपना वोट बैंक बढ़ाने को सक्रिय रहते हैं और मौका पड़ने पर अपने लोगों को भी ताकत दिखाते रहते हैं। लोकसभा के लिए कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति सिंह गुनसोला मसूरी जीत चुके हैं और पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ी गोदावरी थापली का गुट भी उनके साथ है। अपना चुनावी मैदान छोड़कर इस बीच वो लंबे समय से क्रिकेट खिलाने में व्यस्त रहे, इसलिए अपने क्षेत्र में नए सिरे से मेहनत करनी पड़ रही है। पार्टी में निर्विवाद व्यक्ति हैं, इसलिए ठंडे पड़ चुके कुछ पुराने लोग भी सक्रिय तो हुए हैं, लेकिन सब मिलकर भी कछुआ चाल ही चल रहे हैं। विधायक गणेश जोशी यहां अच्छी पकड़ बना चुके हैं, लेकिन इस बार बेटी को टिकट न दिला पाने का मलाल उन्हें हो सकता है। राजपुर रोड से खजानदास भी कांग्रेस के राजकुमार से करीब 11,000 वोट से आगे थे। कैंट में स्वर्गीय हरवंश कपूर की पत्नी ने कांग्रेसी शत्रप सूर्यकांत धस्माना को 21,000 मतों से पीछे छोड़ दिया था। उनकी सक्रियता पर वोटों का घटना बढ़ना निर्भर करता है। चक्राता में प्रीतम सिंह की लीड 9,436 थी, इसलिए अपनी प्रतिष्ठा के लिए थोड़ा मेहनत वो करेंगे तो कांग्रेस को फायदा हो सकता है। विकासनगर में नवप्रभात पर मुन्ना सिंह की जीत का अंतर मात्र 5,000 के करीब रहा था। वैसे इसके पीछे मुन्ना और प्रीतम की अंडरस्टैंडिंग की कहानी भी कुछ लोग सुनाते हैं। टिहरी विधानसभा सीट पर भाजपा ने बड़ा ऑपरेशन किया था। 2022 में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को भगवा पहनकर लड़ाया तो 42% वोट लेते हुए उन्होंने हरीश रावत के खास रहे निर्दलीय दिनेश धनय को थोड़े से अंतर से मात दे ही दी थी। कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी धन सिंह तो 14% पर सिमट गए थे। अब भाजपा इन दोनों को भी अपना बना चुकी है, इस लिहाज से यहाँ पूरा मैदान ही उनका है, लेकिन पाला बदलने वालों के साथ कितने वोटर बदल गए होंगे ये आंकना थोड़ा जटिल है। प्रतापनगर में बीजेपी के गुड्डू पवार को करीब 3,000 वोटों से हराने वाले विधायक विक्रम सिंह अभी ऑपरेशन लोटस की जद में नहीं आए हैं, हालांकि कोशिश तो इसकी लगातार जारी है। उधर धनोल्टी में यमुनोत्री से लाकर प्रीतम पवार को विधायक बनाने वाली भाजपा ने 32% वोट लेकर उन्हें चुनौती देने वाले ज्योति सिंह को भी अपने पाले में खींच लिया। दोगुने के अंतर से जीतने वाले शक्तिलाल शाह की घनसाली सीट पर भी भाजपा को किसी दूसरे लाल से खतरा नहीं है। तो ये था टिहरी लोकसभा सीट का इतिहास और वर्तमान। इसका भविष्य क्या होगा यह आने वाली 19 अप्रैल को आपको ही तय करना है। उससे पहले प्रदेश की बाकी लोकसभा सीटों का भी विस्तार हम आप तक पहुंचाएंगे। टिहरी सीट से जुड़ी ये तमाम जानकारियां जुटाते हुए इस प्रोग्राम की स्क्रिप्ट आपके लिए लिखी थी वरिष्ठ पत्रकार दिनेश जुयाल ने। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और जुड़े रहें 12 माह से।